नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस साल यानी 2023 G20 का समिट भारत देश में संपन्न हुआ। मेन समिट जो संपन्न हुई वो 9 और 10 सितंबर के बीच संपन्न हुई। लेकिन आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठता हो कि यह G20 है क्या और इसे बनाने का मकसद क्या है। क्यों ये टॉप 20 देश के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हर साल एक दूसरे से मिलते रहते हैं और उन लोगों के बीच में क्या बातचीत होती रहती है। चलो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार। साथियों, G20 से पहले हम G7 को समझते हैं, क्योंकि G20 G7 से प्रेरित होकर ही बना। बात है 1973 की। उस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल हालात बेहद ही बुरी स्थिति से गुजर रही थी। वैसे इसके बहुत से कारण थे, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य कारण खाड़ी देशों ने मिलकर एक साथ क्रूड ऑयल पर एम्बार्गो यानी सेक्शन लगा दिया था। इन अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिए जो इजराइल को सपोर्ट करते थे। इसका असर इतना बुरा हुआ कि वेस्टर्न कंट्रियों की इकोनॉमिक क्रैश होने लगी, उनकी करेंसी की वैल्यू बुरी तरह से गिरने लगी। Supply issues and international conflict. World wars among big powers are quite possible to control dwindling oil supplies. Just like it did in 1973 when an OPEC oil embargo led to an international shortage and rocked the global economy. In the Dallas area today, dealers raised prices to more than 40 इस cents a gallon. क्राइसिस से उभरने के लिए वेस्टर्न कंट्रियों के सरकार ने आपस में समझौता किया कि हमारे इकोनॉमी को वापस लाना है तो हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आएगी। इसी के चलते अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं। और करीब 2 साल बाद ये लोग जापान और इटली को भी शामिल कर लेते हैं और 1975 को होती है G6 की पहली मीटिंग। यह पहला ऑफिशियल मीटिंग भी होती है। उसके बाद 1976 को कनाडा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और अब G6 G7 का ग्रुप बन जाता है। इन 7 देशों की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से एक। इसके अलावा भी इनमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी था, जैसे सभी देश पॉलिटिकली डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते थे। वैसे इन सभी देशों में एक सिमिलरिटी और थी कि ये कभी वेस्टर्न यूनियन के एक हिस्सा रहे थे। इनके विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। ये सभी देश एक साथ क्रूड ऑयल और महंगाई की मार से जूझ रहे थे। इनका मेन मकसद था एक साथ मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट करना। उसके बाद 1998 में इन सभी देशों ने रसिया को भी शामिल कर लिया, लेकिन 2014 में रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है जब रसिया क्रीमिया पर अटैक करके अपने में मिला लेता है। G20 की बात करें तो इसकी भी शुरुआत फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही हुई है। बात है वर्ष 1997 की। उस समय पूर्वी एशिया में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। वैसे इसकी शुरुआत थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया से हुई थी, लेकिन देखते देखते ये पूरे एशिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी चपेट में लगभग पूरी एशिया आ गई, जिसमें फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, जापान, हांगकांग, सिंगापुर और कुछ हद तक चाइना भी आ गया। इन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी भयंकर थी कि जगह जगह धरना प्रदर्शन और दंगे होने लगे। लोगों की नौकरियां जाने लगी, बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि भुखमरी तक आने लगी। वहाँ के करेंसी की वैल्यू तेजी से गिरने लगी। फिर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए G7 देशों को यह रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए अगर एक देश में ऐसा कुछ होता है तो इसका असर दूसरे देशों पर पड़ता है। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए दुनिया के टॉप इकोनॉमी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए 1998 में रसिया को शामिल किया। उसके बाद 26 सितंबर 1999 को ग्रुप 7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टरों की एक मीटिंग होती है और उसी मीटिंग के दौरान ग्रुप 20 की स्थापना होती है, जिसमें विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि इस ग्रुप में किसको रखा जाए या किसको ना रखा जाए। सबसे पहले यह शर्त रखा जाता है कि जो ग्रुप 7 के देश हैं वो तो रहेंगे ही। उसके बाद यह देखा जाता है दुनिया के सबसे बड़े देश जो इकोनॉमी में भी बड़े हैं, इनको रखा जाए। और इस क्राइटेरिया में भारत, रसिया, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद यह देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ा पावर कौन है। इसी क्राइटेरिया में एशिया से इंडोनेशिया,
साउथ कोरिया, दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनियो के रीजन से ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद यूरोप के G7 देशों के अलावा पूरे यूरोप यूनियन को शामिल कर लिया जाता है, जिससे आज के समय में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 ग्रुप कहलाते हैं। अब वैसे मोदी जी की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को भी मिला लिया गया है, जिससे अब इसे G21 कहा जाएगा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वैसे इसका मेन मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस को स्टेबलाइज करना था और इसी तरह कई सालों तक चलता रहा। फिर आता है वर्ष 2008, जो एक बार फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। यह क्राइसिस इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गया। US financial markets in crisis. The market is not functioning properly. There has been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. $700 billion in bad loans. Democrats sought more help for mortgage holders, and Republicans joined them in saying no more lavish payouts to financial managers. It would be more difficult for you to get the loans you need to buy a car or send your children to college. And ultimately, our country could experience a long and painful recession. तब इन सब देशों ने मिलकर आपस में एक प्लान बनाए कि आगे ऐसा ग्लोबली क्राइसिस ना हो, इसलिए आपस में जो ट्रेड होता है उसके वेरिएंट को हटा दिया जाए और स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, अर्थात व्यापार को बढ़ाया जाए। इन सब देशों ने मिलकर $4 ट्रिलियन खर्च करने का प्लान बनाया, जिससे इन सभी देशों की इकोनॉमी को दोबारा बूस्ट मिल सके। वैसे देखा जाए तो पूरे देश के जीडीपी का 85% हिस्सा सिर्फ इन्हीं G20 ग्रुप देशों के पास है और पूरी दुनिया में 80% व्यापार यही देश मिलकर करते हैं। और तो और पूरी दुनिया का 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों के पास है। वर्ष 2008 के बाद से हर साल यह मीटिंग अलग अलग देशों में होती रहती है, जो इस वर्ष अर्थात 2023 में भारत वर्ष में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इस नज़रिए से देखा जाए तो अमेरिका में 2 बार G20 शिखर सम्मेलन हो चुका है, वर्ष 2008 और 2009। वैसे दूसरी बार अमेरिका में मीटिंग होने का मकसद यह था कि 2008 में ग्लोबली क्राइसिस, इसलिए 2009 में दोबारा वहां मीटिंग हुआ और इसी क्रम में चलता रहता है। इस क्रम को चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम होता है, जो इस तरह है: एक करंट प्रेसिडेंट और एक प्रीवियस प्रेसिडेंट और एक अपकमिंग प्रेसिडेंट। इस ट्रोइका सिस्टम में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। करंट प्रेसिडेंट का मतलब यह होता है कि जिस देश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और प्रीवियस का मतलब यह होता है इससे पहले जिस देश को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और अपकमिंग का मतलब यह होता है इसके बाद जिस देश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये तीनों देश मिलकर सिस्टम को चलाते हैं। इस सिस्टम में करंट में भारत, प्रीवियस में इंडोनेशिया, अपकमिंग में ब्राज़ील है। यह रोटेशनल बेस पर चलता रहता है। इस वर्ष भारत, अगले वर्ष ब्राज़ील और उसके बाद अफ्रीका में यह मीटिंग होगा। इसके अलावा जिस देश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या कहें जो होस्ट देश होते हैं, वो कुछ गेस्ट देशों को भी इनवाइट कर सकते हैं। इस साल इंडिया ने कुल 9 देशों को निमंत्रित किया, जिसमें बांग्लादेश, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एशियान के देश शामिल हैं।
इनका मेन मकसद ग्लोबली फाइनेंशियल को स्टेबलाइज करना है, लेकिन ये अभी और भी कई मुद्दों पर ध्यान देने लगे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद। वैसे देखा जाए तो इन सभी देशों का मकसद एक है, फिर भी कहीं कहीं इन सभी देशों का मत एक जैसा नहीं रहता। उसका सबसे मुख्य कारण यह है, सभी देशों के कंट्रियों का अलग अलग स्वरूप होता है, इसलिए सभी देश हर मुद्दों पर एक साथ सहमत नहीं हो पाते हैं। शायद यही एक मेन कारण था कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में हुई एक मीटिंग में चाइना और सऊदी अरबिया ने उसे बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आए, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से। वैसे वर्ष 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था। From the Paris Climate Accord, I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. इसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तब जाकर उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया। इससे यह साफ पता चलता है कि G20 में शामिल देशों का प्रेसिडेंट का फैसला लेना अपने ऊपर डिपेंड करता है। इससे यह साफ पता चलता है कि इन सभी मुद्दों पर एक सहमत होना ही 20 देशों के लिए कितना मुश्किल है। इस साल भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर काम किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। इससे पहले इसी साल सितंबर को शेरपा की भी मीटिंग हुई थी। इस शेरपा मीटिंग में हर देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश को लीड करते हैं। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह मीटिंग 2 ही दिन चलती है, फिर इतने सारे मुद्दों पर एक साथ कैसे बातचीत होती होगी। ऐसा नहीं है, यह मीटिंग साल भर कहीं न कहीं अलग अलग मिनिस्टरों द्वारा चलता रहता है। अभी कुछ ही समय पहले 21 जुलाई इंदौर में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। 28 जुलाई को एनवायरमेंट्स और क्लाइमेट्स मिनिस्टर की मीटिंग चेन्नई में हुई थी। इन मिनिस्ट्री के अलावा अलग अलग सोसाइटी भी बनी हुई है, जैसे B20 बिजनेस लेवल की मीटिंग, C20 सिविल सोसाइटी लेवल की मीटिंग, W20 वुमेन लेवल की मीटिंग, Y20 यूथ लेवल की मीटिंग और T20 थिंक टैंक लेवल की मीटिंग। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।